Hello students, welcome back to my channel Uplift Physics. In this video, we are going to solve a very classic problem from SS Croto and which is based on constrained motion. In this problem, we are given with three rhombus hinge mechanism where the sides of the rhombus are in ratio 3:2:1. In this problem, they are connected with the hinges and we are given with a velocity of A3 joint in horizontal direction and we have to analyze the velocity of A1, A2 and B2. And students, I will solve this problem by two methods. The first one is very generalized method which will help you in other problems also. So watch it carefully, and then after, because for the rhombus the angle given is 90 degree, then I will solve this problem very quickly. So students, we are going to start our problem and I am Pankaj Gupta and welcome to Uplift Physics. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन ने आपको एक अरेंजमेंट दिया है और आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटीज ऑफ A1, A2, B2 एट द इंस्टेंट। पहले मैं आपको बता दूं, ये B1, B2, B3, ये C1, C2, C3, ये A1, A2, A3 और ये A0 है और A3 की वेलोसिटी V है। इस इंस्टेंट पर हमें किसकी किसकी वेलोसिटी चाहिए? A1 चाहिए, A2 चाहिए, B2 चाहिए। अच्छा, इसमें समझने वाली चीज क्या है मालूम है? ये वाला जो आप देख रहे हो, ये ऊपर वाले हिंजेस, ये सब इस तरह से, जैसे ये कनेक्टेड है ना, ये दरवाजे की तरह इस तरह से खुल सकते हैं। ऐसे कोई सा भी जो जॉइंट है वो इस तरह से घूम सकता है। ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये है। देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये देखिए। एक बात बताइए, ये मेरे पास एक रॉड है दैट इज इनएक्सटेंसिबल। रोटेशन में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, रोटेशन में ही पढ़ते हैं, बट वो यहाँ पे भी वैलिड है। मुझे एक बात बताइए, रॉड अगर रिजिड है तो इसमें एक खास बात क्या होगी कि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। ये तो सिंपल भाषा है, ये बात सबको समझ आती है। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोले कि इस एंड से इस एंड की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी, इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि एक एंड के रेस्पेक्ट में दूसरे एंड की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव बात कर रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम में नहीं बात कर रहा हूं। जैसे ये एक रॉड है, तो आपको पता है कि हो सकता है इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो v1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो v2 वेक्टर। इन दोनों में ये तो अपनी अपनी वेलोसिटी हो गई, बट एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं a पे बैठ के b की बात करूं या b पे बैठ के a की बात करूं तो इसके रिलेटिव, तो अगर आप मुझे कहते हो कि सर आप a पे बैठ के डिस्कस करो तो b की वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर की तरफ होनी चाहिए। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ना कि अपनी वेलोसिटी। तो जो a की वेलोसिटी है ना, वो v1 वेक्टर है, b की वेलोसिटी v2 वेक्टर है और a के रेस्पेक्ट में b की जो रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए वो रॉड के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक है, अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि मेरे पास जो कहानी है वो ये है पूरा, और इसमें एंगल इन्होंने बोला है कि इस मोमेंट पे 90 डिग्री बना हुआ है। मुझे वेलोसिटी चाहिए a1, a2 और इसकी। चलिए एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर नेमिंग ऐसे a0, a1, a2, b1, b2, b3। ठीक है, चलो। और इनका जो साइड्स का रेशियो है वो 3:2:2, यानी एक का साइड अगर 3a है, दूसरे का साइड 2a है और तीसरे का साइड a है ना। एक बार मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, तो देखिए क्या सिचुएशन है फॉर दिस प्रॉब्लम। मेरे पास ये कुछ इस तरह से है, ये एक तो ये है 3:1 के रेशियो में। ओके, ये हमारा a0 है, तो ये a1, a2, a3। एक बार देखना, यही था ना a1, ये a2 और ये a3। उसके बाद दिस वन इज योर b1, b2 एंड b3। हमें b2 की वेलोसिटी भी चाहिए और किसके किसके चाहिए, a1, a2 जो भी है। हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले एक बात बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम होता है कंस्ट्रेंट देखना कि किसका किसका कंस्ट्रेंट मालूम है। मुझे एक बात बताइए, जैसे ही हम इसको आगे खींचेंगे v वेलोसिटी से, तो आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकली ये पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे और सिमेट्रिकली ऐसे कंप्रेस होगा। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर ही कौन लाई करेंगे, a1, a2, a3।
ये तीनों इसी लाइन पे लाई करेंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि A2 की वेलोसिटी कितनी है और A1 की वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, अब बात ये आती है कि एट द शोन मोमेंट एंगल 90 डिग्री है, बट किसी जनरल कंडीशन में पूरा सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी इस क्वेश्चन में ये थीटा हमारा 90 डिग्री है। ओके, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। जरा एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि पोजीशन ऑफ x3 A3 की पोजीशन ये आएगी क्या? बताइए A3 की पोजीशन क्या है? A3 की पोजीशन कितनी दूरी है? तो मैंने इसका साइड माना है 3a, इसका साइड माना है 2a और इसका साइड माना है a। जरा बताओ तो ये कितना होगा? 3a का इधर कंपोनेंट 3a cos थीटा और ये है 3a cos थीटा, तो ये है बेसिकली 6a cos थीटा। ये कितना आएगा यहां से यहां तक? ये 2a cos थीटा प्लस 2a cos थीटा दैट इज इक्वल टू 4a cos थीटा। ठीक है, इसके बाद a और a cos थीटा a cos थीटा, ये आएगा 2a cos थीटा। एक बार रिप्लाई कर दोगे क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? तो व्हाट इज x ऑफ A3? दैट इज 6a cos थीटा प्लस 4a प्लस 2a दैट इज 12a cos थीटा, 12a cos थीटा। इसके बाद x ऑफ A2 दैट इज 6 प्लस 4 10a cos थीटा एंड द थर्ड वन यहां से यहां तक, तो x ऑफ A1 दैट इज 6a cos थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए ये वाली जो चीज है आ गई होगी, उसमें कोई खास बात नहीं है, मैंने सिर्फ अभी पोजीशन लिखा है। अब देखो, अगर आप यहां से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालने जाओगे ना तो थीटा वेरिएबल है, लेकिन क्या ये थीटा इस टाइम पर सभी के लिए सेम चल रहा है? तो हम इनको आपस में नहीं रिलेट कर सकते क्या? जैसे मुझे दिख रहा है A3 और A1 को अगर मुझे डायरेक्ट रिलेट करना हो तो A3 और A1 को डायरेक्ट रिलेट करो, तो XA3 अपॉन XA1 A1 कितना आएगा बताइए? XA3 अपॉन XA1 दैट इज 12/6, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इनका आपस में जब हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो थीटा एलिमिनेट हो गया। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट XA3 और XA1 में रिलेशन आ गया। A3 की वेलोसिटी गिवन है, तो XA1 इक्वल्स टू XA3 अपॉन 2। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आएगा? डायरेक्ट यहीं लिख दूं? तो अगर आप इसको d बाई डी टी लगा देते हो इधर, तो इधर भी आ जाता है d बाई डी टी। तो आपको A3 की वेलोसिटी कितनी गिवन है? v। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A1? A1 की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ A1 दैट इज v बाई 2। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम बात कर रहे हैं A2 के लिए, तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, A2 और A1। अब आप इसके साथ भी आ सकते हो, इसकी वेलोसिटी भी पता चल गई, बट मैं A1 के साथ ही लिख रहा हूं। तो XA2 अपॉन XA1 इक्वल्स टू 10/6 यानी 5/3। ओके, तो A2 का हमें निकालना है ना, ये 10 पर है और वो A1 लिख दिया क्या मैंने? हाँ कोई बात नहीं, A1 से भी निकाल सकते हैं, मैं A3 लेना चाह रहा था तो A3 ले लेते हैं। A1 से भी निकल जाएगा, A1 की वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं बच्चों, है ना, इसलिए कोई गलत नहीं है, बट जो पहले दिया हुआ था मैं उसी के अकॉर्डिंग चलना चाह रहा हूँ। ये भी सही है, वो भी सही है, वहां से भी आ जाएगा। XA2 अपॉन XA3, A2 कितना है? 10 और A3 है 12, तो इट इज 5/6। तो हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है A2, तो XA2 इज 5/6 इंटू A3, XA3, और A3 की वेलोसिटी कितनी है? v। तो आपको पता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू 5/6 इंटू वेलोसिटी v। एक बार बताइए यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्योंकि अब जो दिक्कत आएगी वो आएगी एनालिसिस ऑफ P2, और वो बहुत टेक्निकल वे में करेंगे हम।
यहां तक सबको क्लियर है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2? v1 है v/2 और v2 है 5v/6। ठीक है। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट b2। देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैकेनिक्स में मैंने कल क्या बोला था, एजम्पशन में ही गलत हो जाता है। एजम्पशन ही गलत हो गया तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से कुछ मान लिया और वैसा था नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, मेरे पास अगला जो स्टेप आ रहा है मुझे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, वो क्या निकल के आ रहा है, दैट इज मुझे b2 की वेलोसिटी चाहिए। तो मैं एक बार इस डायग्राम को रीबिल्ड कर रहा हूं। ये a1 है और ये a2 है। a1 a2 के बीच में क्या ये 90 डिग्री है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे? तो दिस इज माई a1 एंड दिस इज माई a2 और बाई चांस ये 90 डिग्री है। ओके, बाई चांस ये 90 डिग्री है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आपको पता है ये वेरी कर रहा है और हमने पोजीशन निकाल लिया है। a1 की वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई है, v/2 है ना। दिस इज v/2 एंड दिस वेलोसिटी इज 5v/6। और अब आपको वेलोसिटी निकालनी है b2 की। स्टूडेंट्स, क्या आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। बताइए, b2 को चेक करने के लिए कितने कंस्ट्रेंट काम आएंगे? हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर? कंस्ट्रेंट का मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस हो। कितने कंस्ट्रेंट है b2 के एनालिसिस के लिए? जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कितने कंस्ट्रेंट है, तब तक आप इक्वेशन कितनी निकाल के ला सकते हो उसकी थॉट बनेगी नहीं आपके दिमाग में। ओके, मैं बताता हूं। ये a1 है, ये a2 है। पता है b2 के कंस्ट्रेंट में दो बातें हैं, बिकॉज हियर ये तो ऐसे मूव कर सकता है ऐसे, लेकिन ये रॉड रिजिड है और ये रॉड रिजिड है। तो b2 की वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए कि हमारे पास दो रॉड जो हैं, दो रॉड, ठीक है, दो रॉड, उनका लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए। दो कांस्टेंट है, एक नहीं। रॉड 1 का भी लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, रॉड 2 का लेंथ भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो, सुधांशु ने क्या बोला है कि रॉड के अलोंग वर्टिकल वाला, ये क्या मतलब हुआ? मुझे लगा आप ये बोल रहे थे वर्टिकल वेलोसिटी है। जब तक जस्टिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं पता किधर आएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसको वर्टिकल मान के सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसकी वेलोसिटी वर्टिकल में है या नहीं मुझे नहीं पता। अब बताइए, मेरे पास कंस्ट्रेंट के नाम पर दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक इस रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, एक इस रॉड का लेंथ कांस्टेंट है। अब लेंथ कांस्टेंट करने का तरीका कैसा होता है? लेंथ कांस्टेंट करने का तरीका होता है कि एक एंड पे बैठ के दूसरे एंड की वेलोसिटी परपेंडिकुलर आनी चाहिए, या अलोंग द रॉड उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए। समझते हो? तो यहां पर बच्चों मेरे पास है ना, इसको एज्यूम करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से मैं आपको एक तरीका बताता हूं पहले, ठीक है। एक तरीका बताता हूं। देखो, मान लीजिए मुझे आपने कहा कि सर इसकी वेलोसिटी आपको नहीं मालूम है। क्या आपको पता है इट्स मोशन इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड? तो आप यहां पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मान सकते हो, और कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो। आप कैसे भी मान सकते हो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आएगा? तो आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब देखिए, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि सर मुझे ना कंस्ट्रेंट के कुछ इक्वेशन कम बनानी है। तो मैं आपको बताता हूं। मैंने पता है b की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a को मैंने बोल दिया v रिलेटिव। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a को मैंने क्या बोल दिया, v रिलेटिव। बताइए, b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या परपेंडिकुलर टू रॉड होनी चाहिए? तो इस रॉड का परपेंडिकुलर, ये वाले रॉड का, इस वाले रॉड का परपेंडिकुलर ये है। अब आपकी चॉइस है, आप कहीं भी मान सकते हो। मैंने इधर माना, तो मैंने अभी एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है बस, एंड दिस वेलोसिटी इज v रिलेटिव। आप उधर या इधर मान सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a है अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, यहां तक की बात सबको क्लियर?
इससे मैंने एक वेरिएबल कम किया। देखो आप क्या करते, आप x और y में मानते, फिर एक इसके अलोंग बनाते, एक इसके अलोंग कंपोनेंट्स, जो रॉड के अलोंग कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, वो बराबर कर देते, तो दो वेरिएबल में घुसना पड़ता। मैं यहाँ एक ही वेरिएबल से बढ़ रहा हूं आगे। चलिए अब एक ही वेरिएबल से कैसे आगे बढ़ रहा हूं, इधर v रिलेटिव इधर है। चलिए अब बताइए b की वेलोसिटी जो है ना a के रिलेटिव, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन मैंने इधर माना है क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए इसलिए, और बाई चांस ये परपेंडिकुलर इसके अलोंग ही आ रहा है ना। अब मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या ये v रिलेटिव वेक्टर के बराबर है? तो आपको दिख रहा होगा कि v रिलेटिव वेक्टर में अगर मैं a की वेलोसिटी ऐड कर देता हूं तो मुझे b की वेलोसिटी मिल जाती है ग्राउंड फ्रेम में। तो देखिए इधर मैंने ऐड कर दिया a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि दिस इज v/2। इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके क्वेश्चन हमसे आंसर पूछ रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आएगी ग्राउंड फ्रेम में, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। एक बार मुझे रिप्लाई दीजिए यहां पे, ठीक है। इट्स अ टफ प्रॉब्लम, इट्स नॉट इजी, ओके। और आप टफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे तो आपका माइंडसेट, अब ये रोटेशन में भी ये बातें चाहेंगी ना, क्या रिप्लाई करिए एक बार। सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। चलिए नाउ दिस वन इज, ये हो गया सॉल्व। अब बताइए एक रॉड का कंस्ट्रेंट लग चुका है, उस पर मैंने राइट लगा दिया है। अब मुझे पता है कि अगर v रिलेटिव मिल जाए तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ b इन दोनों का वेक्टर सम है, और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर देंगे, आ जाएगा। यानी अब मेरा फोकस है पूरा का पूरा v रिलेटिव मिल जाए। बताइए अब यहां पर जो सिचुएशन है वो क्या बोल रहा है कि मैंने रॉड 1 अप्लाई कर दिया, अब रॉड 2 की बारी आती है। बताइए रॉड 2 क्या बोल रहा है कि यार मेरा कंस्ट्रेंट अभी तक आपने नहीं लगाया कि इसके रेस्पेक्ट में इसको परपेंडिकुलर जाना चाहिए या इसके रेस्पेक्ट में इसको परपेंडिकुलर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अलोंग द रॉड दोनों की वेलोसिटी चेक करूं, अलोंग द रॉड दोनों की वेलोसिटी चेक करूं तो क्या आएगा? बताइए ऊपर वाले की वेलोसिटी अलोंग द रॉड कितनी है, v रिलेटिव प्लस ये है v/2 और इस डायरेक्शन में v/2 cos 45 दैट इज इक्वल्स टू इस 5v/6 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो दिस एंगल इज आल्सो 45, तो दिस इज 5v/6 cos 45। तो अब आपको पता था ना दो कंस्ट्रेंट लगाने हैं, इसलिए तब तक हम रुके हुए हैं जब तक दोनों अप्लाई नहीं हो जाते, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया एंड दिस इज cos 45। बताइए क्या इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे v रिलेटिव की वैल्यू बताओगे? तो मुझे मेहनत कम करना पड़ेगा। हो गया सॉल्व? कितना आ रहा है v रिलेटिव? व्हाट इज v रिलेटिव? v/3√2, वेरी गुड। तो इट इज v/3√2। मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं आप लोग, है ना। तो बताइए अब मेरा ग्राउंड फ्रेम में आंसर कितना हुआ, vb2। vb2 हुआ इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम। तो आप कैसे भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो मैं डायरेक्ट ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहा हूं। बताइए क्या आएगा, v/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस v रिलेटिव का मतलब v/3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v1 v2, v2 कितना है, v1 और v2 v रिलेटिव है, दैट इज v/3√2 into cos 45। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ vb2। किसी के पास ऐसे स्क्रोटोव है, जरा चेक करिए आंसर क्या आ रहा है vb2 का, सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी दिस आंसर। देखना जरा अंडर रूट 17 बाय बाहर रूट के बाहर 6 ऐसा आएगा वैल्यू, अंडर रूट चेक करके सभी लोग बताएं। कैलकुलेशन तो सब ठीक है हमारी,
इतना ज्यादा कैलकुलेशन था ही नहीं, ये वैल्यू सही है तो फिर ठीक है। BB2 इज √17/6 V आता है इसका आंसर, मुझे याद है। आप लोग भी चेक करके बताएं। दिस इज द राइट आंसर, वेलोसिटी ऑफ B2। ठीक है, अब देखो मैं इसको इजी वे में करूं थोड़ा सा, और हालांकि ये भी इजी है। ये मेथड क्या बता रहा था कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके हम निकल गए। अब मान लीजिए आपने कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं मानूंगा रिलेटिव, मुझे ग्राउंड फ्रेम से कोई फंडा बताओ। तो ग्राउंड फ्रेम से हालांकि वो जाएगा तो कॉन्सेप्ट में ही, वो तो रिलेटिव का ही कॉन्सेप्ट है ना, एक रॉड के एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट जो मोशन करेगा वो सर्कुलर करेगा, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही आएगी, ये तो कॉन्सेप्ट है, तो बिना उसमें जाए तो काम नहीं चलेगा। बट हम बैठे बैठे ग्राउंड से ही उस सिचुएशन को बनाना चाहते हैं। देखना एक बार वापस। अब आपको लगेगा सर आपने इतना क्यों बताया, यही बता देते, क्योंकि एग्जाम में कौन सी चीज फायदेमंद होगी मुझे नहीं मालूम है। इसकी वेलोसिटी v/2 है इधर, तो मेरे पास जो मेथड्स हैं वो मैं सारे बता रहा हूं आपको। ये v/2 है और इधर 5v/6 है, दिस इज 5v/6। ओके, अच्छा एक बात बताना, अगर कोई कहता है मुझे ग्राउंड से मानना है, बच्चों ये बात बहुत ध्यान से सुनना है, मैकेनिक्स में आपने अपनी तरफ से मान लिया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे मुझे ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता है, मुझे रिलेटिव में मैंने सिर्फ इतना माना था कि रिलेटिव में ये परपेंडिकुलर हो सकता है, तो इसमें मेरे पास चॉइस थी इधर और उधर। अगर मान लो ये वी रिलेटिव इधर ना होके उधर होता तो अपने आप ये नेगेटिव सॉल्व होके आ जाता, समझिए, कोई रिस्क वाली बात नहीं थी। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मानने हैं, मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, आपने कहा सर मैं इसको इधर मान लेता हूं Vx और इसको इधर मान लेता हूं Vy, बताइए आप क्या करोगे? आपका आंसर है √(Vx² + Vy²). लेकिन अब Vx कैसे निकालेंगे, तो अभी तक दोनों रॉड की बात नहीं आई है, दो कांस्टेंट है और दोनों की बात नहीं आई है। अब क्या करोगे आप, पहले इस पे बैठोगे या ऐसा करते हैं ग्राउंड पे बैठे बैठे ही करते हैं। ये वाला जो एलिमेंट देख रहे हो उसमें v/2 का कंपोनेंट अलोंग द रॉड और Vy और Vx का कंपोनेंट अलोंग द रॉड, ये बराबर कर देंगे, इक्वेशन 1 आ जाएगी। इक्वेशन 2, इस रॉड के अलोंग v/6 का कंपोनेंट और Vx का और Vy का कंपोनेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में सेम कर देंगे, रिलेशन आ जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा कि सर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही हैं और वहां से सॉल्व करना है, इसीलिए मैं ग्राउंड वाले मेथड पे पहले नहीं गया, रिलेटिव वाले मेथड पे गया, क्योंकि वहां मेरा एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चीज है जो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, इसलिए मैं ये मेथड पे जा रहा हूं। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार इतना लंबा कौन करेगा, तो टाइम वेस्टेज है। चलिए देखते हैं कि क्या ग्राउंड से कुछ और एजम्पशन लेके किया जा सकता है। तो एक बात बताइए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानने के तो इनफाइनाइट तरीके हैं ना मेरे पास, तो मैं ऐसा ही क्यों मान रहा हूं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखो इंटरेस्टिंग, बाई चांस दोनों रॉड परपेंडिकुलर हैं इसलिए ये वाला मेथड मेरा इंटरेस्टिंग हो रहा है, वरना मैं आपको बता दूं दिस विल बी ऑलवेज द इंटरेस्टिंग मेथड। ओके, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है। यहां पे आते हैं, मैंने माना इधर इधर मैंने माना Vx और इधर मैंने माना Vy, और ये दोनों ही अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन जिस मोमेंट पर डिस्कशन ले रहा था वो 90 डिग्री था। तो क्या मैं ग्राउंड फ्रेम से ऐसे भी दो कंपोनेंट मान सकता हूं? हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से क्यों परेशान हो, हमने यू मान लिया। ओके, अब बताइए मुझे कितना अच्छा हुआ जब मुझसे आप कहोगे कि सर अभी तक कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, तो चलिए करा देते हैं। ये एंगल 45 है, v/2 का इधर कंपोनेंट v/2√2, क्या ये सीधा सीधा Vx के बराबर होगा? Vx इज v/2√2, दैट्स ऑल। क्योंकि Vy का कंपोनेंट तो इधर आ ही नहीं रहा है, देखा मैंने कैसे संभाला इसको। अब इधर देखो, इधर इस तरफ 5v/6 का कंपोनेंट है, वो है 5v/6√2 cos 45 along दिस, और इसके along Vx का कंपोनेंट नहीं है, तो कितना अच्छा लग रहा है Vy। अरे yes or no? Then what is the velocity of B? √(Vx² + Vy²। चेक करके बताइए क्या अगेन दिस इज √17v/6 है क्या? ये क्वेश्चन आसान हुआ इस मेथड से, बट ये इसलिए हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री था। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो ये मानना भी बेकार ही होता एक तरह से।
ये भी हमें बहुत लंबा लेके जाता।